Hello to all my lovely students. I hope you all are doing absolutely fine and ready to begin with yet another class of legal studies in your Safal 2.0 batch on CUET वाला channel. So आज की क्लास में हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, that is going to be your concept of contract law. So before I proceed with today's topic, हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था. जो आपकी प्रीवियस क्लास थी हमने उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे विच वाज समवट अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस, और वो हमने कौन से टॉपिक्स पे किए थे. जो दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी एंड योर कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट लॉज. इन दोनों टॉपिक्स में से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं विच आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सभी मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लेक्चर में डिस्कस किए. अपार्ट फ्रॉम दैट जब जब उन टॉपिक्स की क्लास हुई एंड में हमने 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस किए थे जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से फॉर्म हो सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो वैसे ही आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. अब जो ये वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये आप बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, या तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा कहीं ना कहीं या वर्ड अग्रीमेंट सुना होगा कहीं ना कहीं. तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, ये कैसे हमारे लाइफ से रिलेटेड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है या कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं, वो सब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ने वाले हैं. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ विल बी स्टडीड इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 क्लासेस. हम जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सिलेबस है उसको ब्रॉडली 3 क्लासेस में कवर करेंगे. तो लेट अस हैव अ क्विक लुक कि आज की क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें हमारी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों चाहिए. फिर हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, वो सब चीजें भी हम आज जानेंगे. फिर इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, जिसको भी हम एक केस लॉ के थ्रू समझेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. फिर हम बात करेंगे अग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट. अब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग क्या है इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को कंफ्यूज कर लेते हैं या इन दोनों को आइडेंटिकल समझते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेम होता है, बट नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम आज की क्लास में जानने वाले हैं. उसके बाद हम बात करेंगे ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में पहला स्टेप है, पहला कदम है, वो क्या होता है, ऑफर. उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ताकि हम ये कह सके हाँ जी जो ये ऑफर है एक वैलिड ऑफर है. या उसके अलावा और क्या क्या अलग अलग तरह के ऑफर्स के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कि जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर और काउंटर ऑफर. अब इन तीनों तरह के जो ऑफर्स हैं उनका मतलब क्या है, इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि जनरल ऑफर क्या है, स्पेसिफिक ऑफर क्या है और काउंटर ऑफर क्या है. ठीक है, सो उसके बाद लास्टली जैसे हम हर क्लास में करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, जितने भी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं उसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अगेन जैसे मैं आपको हर क्लास में बताती हूं, ये बात आपको जरूर अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे एक बार बच्चों उसको अपनी एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ लेना ताकि आप जो मैं पढ़ा रही हूं और जो बुक में रिटन है उसको रिलेट कर सको. और अगर आपको वो इंटरप्रेट करने में कोई भी कंफ्यूजन अराइज होती है तो आप डाउट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपके डाउट्स को आंसर जरूर करूंगी. ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम डे टू डे लाइफ में भी ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं. कैसे कि मान लो हम हमारे पेरेंट्स कोई कार खरीद रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं, तो उन दो लोगों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या है, जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई सेल परचेज है, वहां पर भी कोई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या है, क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं. क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ बोल
दूं हाँ मैं तुम्हें आज अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, बदले में तुम मुझे इतने पैसे दे दो, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? नहीं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जब हम बना लेते हैं उससे क्या होता है, दोनों पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट की मेंबर हैं उनकी कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाती हैं। यानी कि मान लीजिए एक सेलर और बायर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेलर को कुछ अपनी राइट्स मिलेंगे, बायर को अपने कुछ राइट्स मिलेंगे, वैसे ही सेलर की कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी और वैसे ही बायर की भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी, जो कि कौन एनफोर्स करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। अब जो सेलर है या बायर है वो अपनी ऑब्लिगेशन मान लो फुलफिल नहीं करता है, तो आप उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, उसके अंडर आप उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत क्यों है, सो एज टू क्रिएट लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ताकि अगर कल को वो दो लोग जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है या उसमें जो भी कंडीशन ले डाउन की गई है, उसकी ड्यूटीज बताई गई हैं, वो फॉलो नहीं करता है, तो उस व्यक्ति से हम कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब इसका मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूं। जैसे कि एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है। टेनेंट कौन होता है? जो किराएदार होता है, उसको हम टेनेंट कहते हैं। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अग्रीमेंट होता है, जिसमें लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए घर रेंट पे देता हूं, तुम्हें हर महीने की पहली तारीख को मुझे रेंट पे करना है, और उस रेंट में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, हर महीने उसको रेंट पे कर देते हो, बट एक्सक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। नाउ द लैंडलॉर्ड रिक्वेस्ट्स यू, वो 1 बार 2 बार 3 बार आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था, जब बात हुई थी लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना था कि जब भी तुम मुझे रेंट पे करोगे उसके साथ साथ जो बिजली का बिल भी है तुम वो भी पे करोगे। अब तुम वो पे नहीं कर रहे हो तो वो मुझे करना पड़ रहा है, तो वो मेरी पॉकेट से एक्सपेंस हो रहा है। अब यहां पर क्योंकि उनके बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट था, अब जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को फोर्स कर सकता है या उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जो तुम्हारी ड्यूटी थी, जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी, तुमने उसे फुलफिल नहीं किया, और आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। कहां पर जाओगे एक्शन लेने के लिए? कोर्ट में। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का? अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो 2 लोग पार्टी हैं उनकी कुछ लीगली बाइंडिंग ड्यूटीज क्रिएट हो गई। अब वो अगर इन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या रेमेडी मिलती है? आप कोर्ट में जाके उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जिसने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप सबको समझ में आ गया है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, वैसे तो बहुत लोग डे टू डे बेसिस पे हम छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तुमने मुझसे पेंसिल ले ली, मैंने तुम्हारी कॉपी ले ली, ऐसे छोटी मोटी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे लीगली बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो सब्सटेंशियल रिलेशनशिप्स होते हैं, जहां पर किसी एक व्यक्ति को कोई बहुत सिग्निफिकेंस लॉस हो सकता है, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जरूरी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना। तो इसीलिए जितने भी हमारे बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ मतलब जितनी भी हमारी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, सेल परचेज का है, जैसे मैंने आपको घर का सेल परचेज बताया, आपको लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप बताया। उसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आप लोगों ने सुना हो, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना हो, फायर इंश्योरेंस के बारे में सुना हो, आप अपनी कोई गाड़ी खरीदते हो उसका भी इंश्योरेंस करवाते हो, तो वो इंश्योरेंस कैसे होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी है और जिस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है, वो उन दोनों के बीच का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम इंश्योरेंस कह देते हैं। कि कल को आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी में आग लग गई, कोई डैमेज कॉज हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 पीपल। अब यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब मान लो
अगर ये रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ होता, एक सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होती, तो कैसे वो व्यक्ति प्रूव करता, हाँ जी इंश्योरेंस कंपनी ने तो मुझे इतना इंश्योरेंस कवर बताया था, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर बताया था, अब वो कॉम्पनसेशन मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत ही ईजी कर देते हैं हमारे लिए कुछ चीजें, जहां पर एक पार्टी अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं कर रही है, आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हो कि हाँ जी तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तब ये लिखा था, तुम्हें अपनी ये ड्यूटी अच्छे से फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस रिलेटेड लॉज और योर कमर्शियल लॉज। तो इस तरीके से जो हमारी डे टू डे लाइफ है ना, अगर हम किसी भी तरफ देखें, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर में देखें, स्कूल्स में, वहां पर हम फीस दे रहे हैं, बदले में हमें सर्विस मिल रही है। क्या सर्विस है? एजुकेशन। तो वो भी क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्कूल वाले मान लो आपसे फीस लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लो आपसे फीस लिए जा रहे हैं, बदले में आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, बदले में आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो वहां पर भी आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो उस कॉलेज से, क्योंकि जो आपका एडमिशन फॉर्म है या एडमिशन स्लिप है या जो आपकी फीस स्लिप है, वो इट कैन एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू टू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसके? स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन के बीच में। और जब भी इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं करेगा, तो जिसको कोई भी डैमेज या कोई नुकसान हुआ है, वो कॉम्पनसेशन क्लेम करने कोर्ट में जा सकता है। तो जो इस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, हमारी लाइफ की डे टू डे अलग अलग एक्टिविटीज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ्स। अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्टीज, यानी कि जो दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, उनके कुछ राइट्स भी होंगे, यानी कि उनको कुछ अधिकार भी मिलेंगे, और उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगी, यानी कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, उनकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी जो उन्हें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। देन इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस का मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूं। इंश्योरेंस कोई भी तरीके का हो सकता है, इट कैन बी योर हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस आर देयर, जहां पर आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपको जो बताया गया है, जितना कि आपको इतना इंश्योरेंस अमाउंट या इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उतना अगर नहीं दिया गया, तो आप कोर्ट में वो कॉम्पनसेशन क्लेम करने जा सकते हैं। देन वी हैव सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज घर का भी हो सकता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। जैसे कि अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं, अपनी एग्रीकल्चरल लैंड सेल करना चाहते हैं, या आप अपनी बाइक सेल करना चाहते हैं, या आप अपना कोई भी मोटर व्हीकल यानी कि कार सेल करना चाहते हैं, या आपके कोई जिम इक्विपमेंट्स हैं जो आप सेल करना चाहते हैं, वो भी क्या है? सेल एंड परचेज। वहां पर भी जैसे अगर हम OLX की बात करें, OLX पे क्या होता है? लोग अपनी चीजें सेल कर सकते हैं और उनको कोई बाय कर सकता है। सो यू बाय सेकेंड हैंड थिंग्स, सेकेंड हैंड कार हो सकती है, सेकेंड हैंड बाइक हो सकती है, सेकेंड हैंड साइकिल हो सकती है, इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज विच हैज बीन यूज्ड बाय सम अदर पर्सन। अब यहां पर भी क्या होगा? सेल एंड परचेज का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब जो व्यक्ति वहां पर उस OLX के प्लेटफॉर्म पे कोई चीज आपको बता रहा है कि मेरी गाड़ी की माइलेज इतनी है, ये मैंने इस साल में खरीदी थी, मैंने इसको इतने किलोमीटर चलाया है। अब जब आपने वो गाड़ी खरीद लिया, आपको बाद में पता चलता है उस व्यक्ति ने तो सब झूठ बोला, फ्रॉड कमिट किया है, तो वहां पर भी आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। ठीक है, कि आप दूसरे व्यक्ति को लीगली बाइंडिंग उस पर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। तो इस तरीके से हम सिंपली समझ सकते हैं हमारे चारों तरफ, यानी हमारे इर्द गिर्द अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग हैं। चाहे वो हम कोई शॉपकीपर से सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिल हमें मिलता है। ठीक है, कि ये सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव बीन सोल्ड बाय मी। उसके अलावा आप स्कूल जा रहे हो, तो वहां पर भी आपका स्कूल के साथ भी आपका एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप फीस पे कर रहे हो, बदले में आपको एज एन सर्विसेज, आपको एजुकेशन की जो अलग अलग फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो हॉस्पिटल अगर आप जा रहे हो, हॉस्पिटल में बिल पे कर रहे हो, तो वहां पर भी आप सर्विसेज क्लेम कर रहे हो। उन सर्विसेज में कोई भी आपको
अप टू द मार्क सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की गई, या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया गया जहां पर उन्होंने जिसकी वजह से आपको कोई इंजरी हो गई या जिसकी वजह से उन्होंने नेग्लिजेंस कर दी और आपको कुछ नुकसान हो गया, तो वहां पर भी आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो ये सब चीजें कैसे अराइज होती हैं? ये सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड और इंटरमिंगल्ड विद आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। फिर हम बात करते हैं, इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जैसे हम अलग अलग ऑफेंसेस, अपराधों की बात करते हैं, रेप का ऑफेंस है, मर्डर का ऑफेंस है, थेफ्ट का ऑफेंस है, असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, या डिसरोबिंग अ वुमेन है, ये अलग अलग तरह के ऑफेंसेस कहाँ डिफाइन किए गए हैं? ये डिफाइन किए गए हैं हमारे इंडियन पिनल कोड में। वहां पर बताया गया है कि हम कब कहेंगे कि हाँ किसी चीज की थेफ्ट कमिट हुई है और उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। वैसे ही जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कहां दी गई है? वो दी गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहां पे सब कुछ बताया गया है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जा सकता है, क्या क्या असेंशियल कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन लोग जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो हर एक माइन्यूट चीज, अब किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको कितनी कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी, डैमेजेस कितने पे करने पड़ेंगे, ये सब चीजें आपकी कहां डिफाइंड है? ये सब आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। ऑलराइट, अब इसके बाद नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic, I would like to tell you all about different kinds of contracts. So broadly we have three kinds of contracts, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, यानी कि जितनी भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशंस बताई गई हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, वो सभी कंडीशंस पूरी की गई हैं, वो सभी कंडीशंस फुलफिल की गई हैं, तो इस तरीके से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि जब भी उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ब्रीच होगा या उसका जो कंडीशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कोई भी वायलेशन होगी, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं दीज आर एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिबल मतलब यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन मूव टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू क्लेम रेमेडी ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा आप कोर्ट जाके अपना कॉम्पनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट? दीज आर एनफोर्सिएबल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट इज योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ कंडीशंस बताता है जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। लॉफुल पर्पस मतलब कि जैसे कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो परफेक्टली लॉफुल है या फिर उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। बट मान लो इसी कॉन्ट्रैक्ट में मैं कहती हूं कि आई विल बी हैंडलिंग यू सर्टेन illegal weapons which you may use for carrying on your drug operations। जो आप illicit ड्रग ट्रेड चला रहे हो या अनलॉफुल या इलीगल ट्रेड एक्टिविटीज कर रहे हो जहां पे आप ड्रग सप्लाई कर रहे हो, उसमें आपको सिक्योरिटी मिल जाए, इसके लिए मैं आपको इलीगल वेपन्स प्रोवाइड करूंगी। ये भी क्या एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? इसको हम कह सकते हैं इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज अनलॉफुल। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अनएनफोर्सिबल होंगे या दे विल कंसीडर टू बी नॉट एनफोर्सिबल। अब ए ने बी को बोला
कि मैं तुम्हें इलीगल वेपन्स प्रोवाइड करूंगा और तुम मुझे ये बैंड ड्रग्स प्रोवाइड करोगे। अब कल को उसने तो अपनी तरफ से वो ड्रग्स प्रोवाइड कर दिए, बट इसने इलीगल वेपन्स नहीं दिए, तो क्या जो व्यक्ति बी है वो कोर्ट में जा सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कॉम्पेंसेशन क्लेम करने? नहीं, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं होगा आप उसके ब्रीच के अंडर कॉम्पेंसेशन क्लेम करने कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये अनलॉफुल है, क्योंकि ये इलीगल है। अब थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वैलिड मतलब जिनको कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जिनको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो अब ये थर्ड कैटेगरी क्या है? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जहां पर दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो ये बी व्यक्ति है इसकी कंसेंट जो है फ्री कंसेंट नहीं थी। ठीक है, द कंसेंट यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आपने दूसरे व्यक्ति की कंसेंट उसे झूठ बोलकर या उसे डरा धमका के उसकी कंसेंट ली है, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। अब इसे हम वॉइडेबल क्यों कहेंगे? अगर ये व्यक्ति चाहेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मल एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी चला सकता है, या इसे लगता है कि अगर मेरे साथ ये फ्रॉड कमिट नहीं होता तो मैं अपनी कंसेंट बिल्कुल भी ना देता, यानी कि मुझे अगर सब सच पता होता तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन नहीं करता या इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करता। तो इसके पास चॉइस है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझ के इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, सच जानने के बाद भी मैं चाहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड करूं क्योंकि मुझे कोई पर्सनल लॉस नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट इसको अगर लगता है कि इस व्यक्ति ने तो मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है, इसकी वजह से मुझे लॉस हो गया और मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूं, तो वहां पर इस व्यक्ति के पास चॉइस है टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। तो वॉइडेबल में क्या है? देयर इज अ चॉइस इज गिवन टू द पर्सन जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। सो दैट्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन द थ्री काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है या कैसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो है, हियर वी हैव ऑफर plus acceptance gives you promise। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मेकिंग एन ऑफर, या इसको हम प्रपोजल भी कह देते हैं, कि आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, आप किसी को कुछ प्रपोज करते हो। जैसे कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, या मैं अपनी बाइसिकल सेल करना चाहता हूं, या मैं अपना घर सेल करना चाहता हूं। वो क्या है? ऑफर है। यू आर शोइंग योर विलिंगनेस, आप दिखा रहे हो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को बता रहे हो कि आई इंटेंड टू सेल माई प्रॉपर्टी और आई इंटेंड टू बाय योर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाती है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार 5 लाख रुपए में बेच दूंगा, आई एम विलिंग टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹5 lakhs, एंड यू से ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर। अब यहां पर एक्सेप्टेंस भी हो गई, तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से क्या बन गया? प्रॉमिस। अब अगला स्टेप होता है जब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन गिव्स यू अग्रीमेंट। अब कंसिडरेशन, प्रॉमिस तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा, जब ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो बन जाता है प्रॉमिस। अब अगली स्टेज है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग दैट यू गेट इन रिटर्न। अब ए बी को अपनी कार सेल कर रहा है और बी उसे ₹5 लाख दे रहा है, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? व्हाट इज ही गेटिंग? ₹5 लाख। तो कंसिडरेशन ए के लिए क्या हुई?
5 लाख रुपए, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुई, जो गाड़ी उसे मिल रही है। तो इस तरीके से जो प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाती है तो वो बन जाता है हमारा अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, अगला स्टेज है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन दिस अग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल, it becomes a contract. How so? अब जो यहां पे आपका अग्रीमेंट बन गया, अगर वो एनफोर्सिएबल है, यानी कि अगर उसके ब्रीच पर जब उसकी कोई कंडीशन वायलेट हो रही है, उसकी कंडीशंस की वायलेशन पे आप कोर्ट में जाके उस व्यक्ति से कोई कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीटली लॉफुल है, उसमें कोई भी इलीगल एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, वहां पर फिर हम ये कहेंगे कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप। सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस के मिलने से बना प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल गया तो बना अग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिएबिलिटी आ जाती है, एनफोर्सिएबिलिटी क्या होती है, जब आप कोर्ट में जाके उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली लॉफुल या परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ भी इलीगल एलिमेंट नहीं है, तो आपका जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसका एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। सपोज कोर्ट में एक केस चल रहा है एंड वन पर्सन ऑफर्स the judge that he will give him money of rupees 50 lakhs to settle the dispute। अगर वो इस केस का डिसीजन है वो मेरे फेवर में अगर दे दे तो मैं उसे 50 लाख रुपीस दे दूंगी। अब ये जो जज है he also accepts that offer। तो यहां पर क्या हो गया, एक की तरफ से ऑफर हुआ, दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस हुआ, यहां पे प्रॉमिस तो हो गया। ठीक है, अब कंसिडरेशन, जो जज है उसके लिए द अमाउंट इज द कंसिडरेशन, एंड फॉर द पर्सन जिस व्यक्ति ने ये ऑफर किया था उसके लिए क्या है कंसिडरेशन, की डिसीजन उसके फेवर में आ जाएगा, तो कंसिडरेशन ये हो गया। अब एनफोर्सिएबिलिटी पे सवाल आ गया, क्या ये एनफोर्सिएबल है, क्या हम इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हैं? नो, क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट्स आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, दीज अग्रीमेंट्स आर अनलॉफुल इन नेचर, दीज अग्रीमेंट्स आर इलीगल इन नेचर। तो जब भी किसी अग्रीमेंट का नेचर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट द मॉरल पॉलिसी है, अगेंस्ट द लॉज है, हमारी कंट्री में जो लॉज एग्जिस्टिंग है उन लॉज के अगेंस्ट है, तो वो अग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज वन एग्जांपल वेयर वी कैन से ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सो आई होप everyone is clear and understood what are the three different stages of formation of a contract। फर्स्ट स्टेज बीइंग, सबसे पहले कोई व्यक्ति किसी को कुछ ऑफर करेगा, जब उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है, तो बन जाता है प्रॉमिस। और अगली स्टेज क्या है, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टेज, जब इस प्रॉमिस में कुछ कंसिडरेशन मिल जाती है। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, जब बदले में आपको कुछ मिल रहा है उसे आप कहते हो कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल गया वो क्या बन गया, अग्रीमेंट। ये हो गया आपकी सेकंड स्टेज कंप्लीट। अब थर्ड एंड लास्ट स्टेज क्या है, जो ये अग्रीमेंट बना है अगर ये एनफोर्सिएबल है, यानी कि कोर्ट में जाके आप इसके ब्रीच के अंडर आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाओगे, तो वो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज द लास्ट स्टेप which will result in the formation of a valid contract। I hope everyone has understood कि क्या क्या अलग अलग तरह की स्टेजेस हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है देयर मस्ट बी अ इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो यहां पे वी कैन ऑल्सो राइट intention to create a legal relationship, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक दूसरे में एक लीगली बाइंडिंग ड्यूटीज एनफोर्स कर रहे हैं, लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप यहां देख सकते हो, बिजनेस एग्रीमेंट्स आर यूजुअली बाइंडिंग इन नेचर। बाइंडिंग का क्या मतलब है, अगर कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट है, मान लो दो कंट्रीज में ट्रेड रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ है और कोई भी कंट्री उसको फॉलो नहीं करती है, यानी कि
तो जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस दी गई हैं वो उस पर बाइंडिंग होगी। अब दूसरी व्यक्ति को, दूसरी कंट्री को जो लॉस हुआ है उसे उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल एग्रीमेंट्स की। सोशल एग्रीमेंट्स क्या है? जैसे कि दो सिबलिंग्स के बीच का कोई अग्रीमेंट हो गया कि ठीक है 10 दिन तुम साइकिल चलाओगे जब हम स्कूल जाएंगे, अगले 10 दिन मैं साइकिल चलाऊंगा जब हम स्कूल से वापस आएंगे। तो क्या ये एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप है? अगर अगले 10 दिन आपका भाई मना कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं साइकिल चला रहा, मुझे तो मजा आता है पीछे बैठ के, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, तुम मुझसे बड़े हो तुम साइकिल चलाओगे, तो क्या इसमें जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है कि जी इसने मुझे कहा था, मैंने तो 10 दिन साइकिल चलाई, अब ये अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा अग्रीमेंट का, आप इसे बोलो कि मुझे कुछ कॉम्पनसेशन देगा, या इसे बोलो कि अगले 10 दिन ये साइकिल चलाएगा। तो ये क्या एक सोशल अग्रीमेंट है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं है लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने की। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हो सकता है some sort of understanding between the parents and the children। अब कई बार आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमें बोल देते हैं as student while we are studying, while we are in the school कि बेटा तुम अच्छे मार्क्स लेके आओ, अगले साल जो तुम कहोगे, या तुम 12th में इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लो, जो तुम कहोगे तुम्हें वो वाली मोटरसाइकिल में दिला दूंगा, जो तुम कहोगे वो वाली बाइक में तुम्हें दिला दूंगा, या कार में तुम्हें दिला दूंगा। आपने बहुत मेहनत की 1 साल 2 साल और आपने उनके ड्रीम कॉलेज में जो वो चाहते थे उस पर्टिकुलर कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। अब क्या आप अपने पेरेंट्स को कंपेल कर सकते हो, हाँ जी मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, हाँ जी मेरी बाइक की चाबी कहाँ है, आपने मुझे एडमिशन लेने के लिए कहा था, मैंने तो एडमिशन ले लिया, अब मैंने तो अपनी मेहनत करी, मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, अब आपकी भी तो जिम्मेवारी है ना, आपकी भी ऑब्लिगेशन है, आप मुझे गाड़ी दिलाओ। तो क्या ऐसे रिलेशनशिप्स को हम कह सकते हैं कि दैट देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? नो। तो जो ऐसे सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जहां पर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज, वहां पर कोई कमर्शियल लॉस या प्रॉफिट वाला ही कोई एलिमेंट नहीं है, वहां हम ये नहीं कह सकते कि द एग्रीमेंट विल बी बाइंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। तो वहां पर वो क्या है, इट इज मियर अ सोशल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसको हम यहां से समझते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने टॉर्ट लॉ में और जुडिशरी में आपको कुछ केस लॉज बताए, वैसे ही साइड बाय साइड हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के भी केसेस साथ साथ पढ़ते रहेंगे। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पिछले लेक्चर्स में कहा था कि अपना एक पेज बना लो, वहां पर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉज लिखो, केस की हेडिंग लिखो और उसका वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो लिखो। सो अभी तक आई होप यू मस्ट हैव added around 7 to 8 cases. Now add this case also in the list. It is very important from examination point of view that which case, कौन से केस में कोर्ट ने ये कहा था that in order to form a valid contract, एक valid contract बनाने के लिए दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए to create a legal relationship, ठीक है। So here intention to create a legally binding contract between the parties is necessary to form a valid contract। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताती हूं कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो लोग इंग्लैंड घूमने जाते हैं। जो वाइफ है उसकी उस इंग्लैंड के ट्रिप पे बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और जो उसका हस्बैंड है उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे कहता है कि इसको तो जी हमें एडमिट करना पड़ेगा, शी इज सिवियरली इल। बट वाइल शी वॉज एडमिटेड देयर और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके हस्बैंड की छुट्टियां खत्म हो गई, उसे तो वापस जाना था। बट वो इन द मीन टाइम, जैसे कि वो अपनी होम कंट्री में चला गया, वहां से वो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भेजता था कि तुम्हें जो भी डे टू डे बेसिस के लिए एक्सपेंसेस चाहिए उसके लिए आई होप तुम्हें इन पैसों से कुछ मदद मिलेगी। बट कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या उनके बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो गई और हस्बैंड ने वो पैसे वाइफ को भेजना छोड़ दिया या उसे उस ट्रांजैक्शन को खत्म कर दिया वहीं के वहीं। बट फिर इसमें क्या है, जो वाइफ है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में जाती है और वो कहती है that there was a contract between the husband and wife and he was supposed to send me that money every month। बट यहां पर कोर्ट कहता है that it was just a social understanding और it was just a moral obligation। हस्बैंड अपनी moral obligation फॉलो कर रहा था कि हाँ जी एज योर हस्बैंड इट इज हिज moral duty to
टेक केयर ऑफ यू और टू कॉम्पनसेट फॉर योर एक्सपेंसेस। बट यहां कोर्ट ने कहा कि मॉरल ऑब्लिगेशन को हम लीगल रिलेशनशिप नहीं मान सकते। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और यू टू आर नॉट ट्रीटिंग ईच अदर रिस्पेक्टफुली एज हस्बैंड एंड वाइफ, ही नीड नॉट टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस एनीमोर। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो ये पैसे का ट्रांसफर था बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप, इट वॉज जस्ट अ व्हाट, इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन। तो यहां ऐसे कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या दोनों पार्टीज की लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन है या नहीं, या वो सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन की बात है, वो आपस में कोई ऐसी डिस्कशन करते हैं तो वहां पर भी लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट हम नहीं कर सकते। ठीक है, so with this let's proceed to the next topic, that is agreement versus contract। तो agreement versus contract में क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं agreement defined कहाँ है। agreement defined है section 2E of the Indian Contract Act। अब ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अग्रीमेंट की डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज E। और कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज H में। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है, अग्रीमेंट कहां डिफाइंड है। यू मस्ट रिमेंबर दीज पर्टिकुलर सेक्शंस विच आर दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that all contracts are agreements but all agreements are not contracts। so here we make a circle, another circle। ठीक है, this is your contracts, this is agreements। अब ये कह रहे हैं कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है। ठीक है, सो ये जो डिफरेंशिएशन है ये क्या है, ये कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। ये वो हैं एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सिबल, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सिबल। और कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन गए, अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिबल इन नेचर, एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिबल इन नेचर। अब इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, ये लाइन कहती है कि जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सभी क्या हैं, अग्रीमेंट्स हैं। बट जो सभी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको वो 3 स्टेजेस बताई थी कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें लास्ट स्टेज में हमने देखा था कि सिर्फ वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि एनफोर्सिबल हैं, यानी कि जिनके ब्रीच पे आप कोर्ट में कॉम्पनसेशन क्लेम करने जा सकते हो। तो इस तरीके से यहां से सिंपली समझो, जो बड़ा सर्कल है वो क्या है, अग्रीमेंट का। और इस अग्रीमेंट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, विच आर अग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिबल इन नेचर, और जो नॉट एनफोर्सिबल है दे विल रिमेन अग्रीमेंट्स, दे विल नॉट बिकम एज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कई बार ये कंफ्यूज कर देते हैं, आपको पेपर में पूछेंगे, जैसे आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। हम लास्ट में सॉल्व भी करेंगे ऐसा क्वेश्चन कि आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे और मार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। All contracts are agreements, all agreements are contract, which of the following statement is correct। तो इसके लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की स्टेजेस क्या हैं। उसी से ही आप फिर जब तक आपको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप ऐसी स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाओगे। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अग्रीमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, जब एक अग्रीमेंट बन गया और उसमें एनफोर्सिबिलिटी आ गई, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर वो अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल हुआ, कैसे कि अगर वो अग्रीमेंट अनलॉफुल है या इलीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स देयर ओनली। ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। जो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज ऑफर। तो सबसे पहली चीज क्या है? ऑफर। सबसे पहला स्टेप जो होता है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में वो हमेशा ऑफर होता है। ऑफर को हम क्या कहते हैं? प्रपोजल भी कह देते हैं। somebody is offering something to you और somebody is proposing something to you। अब ऑफर कहां डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज भी बताई गई हैं साथ में, ऑफरर एंड ऑफरी। जो व्यक्ति ऑफर करता है कोई चीज, जैसे मैं अपना घर सेल करना चाहती हूं या मैं अपनी कार सेल करना चाहती हूं, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैं तुम्हारा घर इतने लाख रुपए में खरीदने में के लिए तैयार हूं, या मैं तुम्हारी कार इतने रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, वो कौन होगा? ऑफरी। सो दो लोग कौन हो गए? ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर मेक्स द ऑफर, ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफर। सो दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑफरर एंड ऑफरी। तो ए ने, मान लीजिए A makes the offer and B accepts the offer। तो A को हम क्या कहेंगे? A will be what? A will be your offerer and B will be your offeree। Alright, so very simple। डिफाइंड कहां है ये? इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप ऑफर का है और अल्फाबेटिकली भी सबसे पहली डेफिनेशन 2A किसकी है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमें सिंपली बताता है कि ऑफर क्या होता है या प्रपोजल क्या होता है। अब ऑफर और प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के प्रोसेस में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है ऑफर। अब मुझे आपसे कोई चीज खरीदनी है तो मैं आपको कुछ प्राइस ऑफर कर दूंगी कि आप मुझे आपका घर बहुत पसंद है, या मुझे आपकी कार बहुत पसंद है, या मुझे आपकी ये जो वॉच है ये बहुत पसंद है, मैं आपकी वॉच खरीदना चाहती हूँ और इसके बदले में मैं आपको इतने रुपए दे दूंगी। तो वो क्या है? ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट की इनिशिएशन या बिगिनिंग कहां से होती है? ऑफर से। ठीक है, और जो ऑफर मेक करता है उसको कहते हैं ऑफरर, और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं ऑफरी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। यहां तक सब बहुत सिंपल है। फिर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस कौन करता है? यस, एक्सेप्टेंस डिफाइंड कहां है? एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल। ऑफर के बाद अगला स्टेप क्या होता है? एक्सेप्टेंस। वैसे ही डेफिनेशन में भी 2A के बाद 2B विल बी योर एक्सेप्टेंस। सो हियर आई विल राइट इट डाउन सिंपली, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, 2A एंड 2B। पहला स्टेप ऑफर वो 2A पर है, दूसरा स्टेप एक्सेप्टेंस वो 2B पे है। और कौन से सेक्शंस हमने करे? हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का भी जो पढ़ा। एग्रीमेंट कहां डिफाइंड है? एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट टर्म कहां डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस में ही कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपका ऑफर की क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला, आपका ऑफर हमेशा डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन
और एम्बिग्विटी, कि आपका जो ऑफर है उसमें किसी तरीके की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां व्यक्ति को क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अब आपके पास मान लो 3 घोड़े हैं, एक ब्लैक कलर का है, एक गोल्डन कलर का है और एक व्हाइट कलर का है। आप सिंपली दूसरे व्यक्ति को कहते हो कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में। आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आप कौन सा घोड़ा बेचना चाहते हो, तो इससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन अराइज हो जाएगी, एक एम्बिग्विटी अराइज हो जाएगी। तो वहां हम कह सकते हैं कि आपका ऑफर डेफिनेट और सर्टेन नहीं है। तो जब ऑफर डेफिनेट और सर्टेन नहीं है तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी, और एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही डेफिनेट होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए। या इसका एक और एग्जांपल है, एक ऑयल मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल मैन्युफैक्चर करता है। और वो ट्रेड करते हुए, किसी को सेल करते हुए अपना ऑयल सिंपली कह देता है कि आई विल सप्लाई यू 100 लीटर्स ऑफ ऑयल एट दिस मच प्राइस। अब वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं करता है कि वो कौन से ऑयल की बात कर रहा है, कोकोनट ऑयल की बात कर रहा है, मस्टर्ड सीड ऑयल की बात कर रहा है, सनफ्लावर सीड ऑयल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं करता। अब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा अपने ऑफर में, तो क्या हो गया, कंफ्यूजन अराइज हो गई। कंफ्यूजन अराइज होगी तो अगला व्यक्ति एक्सेप्टेंस कैसे बताएगा कि भाई तुम कौन से ऑयल की बात कर रहे हो, तुम तो इतने सारे ऑयल सेल करते हो। तो जब तक क्लियर ऑफर नहीं होगा, जब तक डेफिनेट और सर्टेन ऑफर नहीं होगा, अगला व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे पाएगा, और इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा। देन एक्सेप्टेंस और योर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर अब आप किसी को, मान लो किसी को ऑफर करना चाहते हो कि मैं तुम्हारा घर 10 करोड़ रुपए में खरीदना चाहता हूं, और ये आप थ्रू लेटर करते हो, आप वो लेटर लिख के अपने घर पे ही अपने बॉक्स में रख लेते हो, उस तक पहुंचाते ही नहीं हो या पहुंचाया ही नहीं जाता है, तो वो ऑफर वैलिड ऑफर कैसे होगा, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। या अपने सर्वेंट को आपने वो लेटर लिख के दे दिया, और वो आपका सर्वेंट उसे घर उसको वो ऑफर लेटर देने की बजाय किसी और व्यक्ति को दे आया जाके, वहां पर भी क्या है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया। और जब तक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं होगा या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। अब मैंने तो अपने सर्वेंट को कहा था कि तुम ये लेटर मिस्टर ए को दे आना, बट उसे कुछ कंफ्यूजन अराइज हो गई और वो ये लेटर मिस्टर बी को दिया आया, तो बट मिस्टर बी को तो मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो चाहे वो एक्सेप्ट भी कर लें इस ऑफर को, इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन मी। बाइंडिंग कब होगा कि जिस व्यक्ति को मैंने ऑफर भेजा है, अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी जो वो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, सो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों की कम्युनिकेशन टू द अदर पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशंस। अब जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस दिखा रहा है या एक्सेप्टेंस दे रहा है, कौन है वो, ऑफरी। ऑफरी जो है, एक्सेप्टेंस जो है उसकी हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कहती हूं कि मैं तुम्हें अपना घर सेल करूंगी इतने रुपए में, बट तुम आगे से कह देते हो कि नहीं, मैं इतने रुपए में तो नहीं खरीद सकता, मैं तो इससे 10 लाख कम में लूंगा, 1 करोड़ में नहीं, मैं तो इसे 90 लाख में खरीद लूंगा। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो क्या ये एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है? नहीं, क्योंकि यहां पे आपने कंडीशन लगा दी। या आप यूं कह देते हो कि मैं तुम्हारे घर को खरीद लूंगी इतने पैसे में, पर पहले तुम्हें इसको इस पर्टिकुलर कलर का पेंट कराना पड़ेगा, या इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या यहां पर मुझे एक पार्किंग स्पेस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, एडिशनल कंडीशंस हैं एक्सेप्टेंस के साथ। तो जब तक कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होगी, जब तक एक्सेप्टेंस बिना कंडीशंस के नहीं होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और हमेशा विदाउट एनी कंडीशंस होनी चाहिए, और हमेशा ऑफर की मिरर इमेज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेप्टेंस शुड बी मिरर इमेज ऑफ द ऑफर, कि जो चीज जैसे आपको ऑफर की गई है उसको आप वैसे ही अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो दीज 3 कंडीशंस यू मस्ट नो, और इनको मेमोराइज अच्छे से कर लेना। इनमें ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या इसमें से ही आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहली क्या थी, दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, कि आपके उसमें कोई भी एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके ऑफर में या एक्सेप्टेंस में।
फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। अगर वो आपका ऑफर या आपकी एक्सेप्टेंस सही व्यक्ति को नहीं कम्युनिकेट की गई तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशंस। अगर एक्सेप्टेंस पर ऑफरी ने कोई कंडीशन लगा दी तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। आफ्टर दैट ऑफर लैप्सेस बाय रेवोकेशन और विड्रॉल। लैप्स का मतलब क्या होता है? लैप्स मींस इट कम्स टू एन एंड। हम कब कहेंगे कि ऑफर हैज कम टू एन एंड? ऑफर खत्म हो गया है। अब मान लो ए ने, सपोज यहां पर मैं आपको बताऊं, ए ने बी को कोई ऑफर भेजा, ठीक है, और यहां पर उसने कहा कि तुमने अगर 10 दिन में मुझे अपना जवाब नहीं दिया तो द ऑफर विल स्टैंड रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब मान लो कि ऑफर कैंसल माना जाएगा कि इट हैज कम टू एन एंड। अब 10 दिन में अगर इसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, द ऑफर विल लैप्स। लैप्स मतलब इट विल कम टू एन एंड। या वो इसे विड्रॉ भी कर सकता है। जो ऑफरर है, ऑफरर कैन विड्रॉ द ऑफर, यानी कि अपना ऑफर वापस भी ले सकता है। बट कब तक? जब तक इसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, बिफोर दी एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी। जब एक बार बी ने या ऑफरी ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दोनों के बीच में लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो कब तक चांस है ऑफरर के पास अपना ऑफर रिवोक करने का या विड्रॉ करने का? जब तक कि ऑपोजिट पार्टी उसका ऑफर एक्सेप्ट ना कर ले। एक बार ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया फिर आपके पास चॉइस नहीं है। मान लो आपने 1 करोड़ में इसे ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपना घर 1 करोड़ रुपए में बेचूंगा, बट बाद में तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली या तुम्हें लगता है कि मैं तो इस अपने घर को और भी महंगा बेच सकता हूं, बट उससे पहले तुम्हारा ऑफर यहां एक्सेप्ट हो गया। अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। वंस द ऑफर मेड बाय यू इज एक्सेप्टेड, देयर इज अ लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन बोथ द पार्टीज, द ऑफरर एंड द ऑफरी। अब आप कल को यूं नहीं कह सकते कि मैं तो अपना ऑफर रिवोक कर रही हूं, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स जो आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड याद रखने चाहिए या समझने चाहिए अच्छे से इन द डिटेल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर। नाउ वी विल बी कवरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर्स की ऑफर्स किस किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है जनरल ऑफर। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, इफ समबडी इज मेकिंग एन अनाउंसमेंट। अब इसका मैं आपको सिंपली एग्जांपल देती हूं पहले जनरल ऑफर का। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। तो जो जनरल ऑफर होता है, जनरल ऑफर इज ऑलवेज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। यानी कि ये ऑफर किसे दिया जाता है, किसको किया जाता है? टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए ये ऑफर होता है। और जो दूसरा ऑफर है हमारा विच इज स्पेसिफिक ऑफर, जो स्पेसिफिक ऑफर है इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यानी कि जब भी कोई भी एक ऑफर पब्लिक को मेक किया जाता है, पब्लिक को कोई चीज ऑफर की जाती है, उसे हम जनरल ऑफर कहते हैं। बट वहीं जब इस ऑफर को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम क्या चाहते हो, तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो, तुम ये प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, तो वहां पर उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कह देते हैं। तो जनरल ऑफर कैसे हो सकता है? जनरल ऑफर हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हमारा क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ जनरल ऑफर। मान लो कि कहीं किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है, तो वो क्या है, वहां पर जनरल ऑफर क्रिएट करते हैं कि इतनी वैकेंसी है, हम इतनी सैलरी पे करेंगे। अब वहां पर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं that they want to take part or they want to take up this particular job। तो वो क्या है, एक जनरल ऑफर है। या एक पब्लिक ऑक्शन की अगर हम बात करें कि अगर कि कोई बैंक एक प्रॉपर्टी की पब्लिक ऑक्शन कर रहा है और वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल रहा है उसकी, तो वो भी क्या है, पब्लिक ऑफर। कि पब्लिकली जो भी लोग हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने में, दे कैन कम एंड बाय इट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। तो वो क्या है, वो भी आपका एक जनरल ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जब आपने वही ऑफर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया है या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब वो चीज आपने ऑफर की है, उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहेंगे। ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर। अब इसका भी एक लैंडमार्क केस है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ था, जो ये कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक मेडिसिन बनाती थी जो कि इन्फ्लुएंजा को क्योर करती थी। और इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसे इतनी कॉम्पनसेशन एज क्लेम देंगे। अब क्या होता है, एक व्यक्ति इनकी न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट पढ़कर उस मेडिसिन को कंज्यूम करता है और उसे कंज्यूम करने के बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब इस केस में क्या है, यहां पर वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है कि उन्होंने कोई चीज ऑफर की थी, उनका ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए हम दोनों के बीच में एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अब क्योंकि लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया तो उन्हें अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने जो कहा था कि अगर इसको खाने के बाद भी किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम इतनी कॉम्पनसेशन देंगे, तो अब मेरा अधिकार है कि मैं उनसे वो कॉम्पनसेशन क्लेम करूं। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही, जब भी कोई जनरल ऑफर मेक करता है और उस जनरल ऑफर में जो जो कंडीशंस दी होती हैं वो फुलफिल करता है, तो दूसरी पार्टी यानी कि जो ऑफरर है, ही और शी इज बाउंड टू फुलफिल हिज कंडीशंस। यानी कि जो जनरल ऑफर में कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है एंड लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में कार्लाइल को जो है कॉम्पनसेशन मिला था क्योंकि उसने मेडिसिन कंज्यूम भी कर ली थी, उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो दिस इज द केस लॉ ऑन व्हाट, दिस इज द लैंडमार्क केस ऑन योर कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर। यानी कि आपके जनरल ऑफर से भी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक यानी कि एक इंडिविजुअल को जब आप ऑफर कर रहे हो तब वहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं, जनरल ऑफर करके भी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद अनदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैव इज काउंटर ऑफर, अनदर काइंड ऑफ ऑफर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज काउंटर ऑफर। अब counter offer, again I'll make you understand this concept with the help of an example. A agrees to sell his bicycle to B for rupees 10,000. ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल सेल करना चाहता हूं फॉर ₹10,000। अब बी ने ए को कहा ऑल राइट आई विल बाय योर बाइसिकल, मैं तुम्हारी साइकिल खरीद लूंगा बट फॉर ₹5,000, क्योंकि तुम्हारी साइकिल बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे भी इस पे कुछ मेंटेनेंस के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हारी ये साइकिल 5,000 रुपए में खरीद लूंगा। अब क्या हम इसे एक्सेप्टेंस कहेंगे? ये तो ऑफर था, ए ने जो बी को किया दैट इज योर ऑफर। अब इसे क्या कहेंगे हम, जो बी ने ए को किया है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये याद रखना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज योर काउंटर ऑफर। ये काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अब क्योंकि ये काउंटर ऑफर है, यहां पे कोई भी लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ, यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अब अगर ए जो है इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं 5,000 रुपए में तुम्हारी साइकिल खरीद लूंगा, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट
फॉलो होगा या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। अब वो नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ए बी को अपनी बाइसिकल देगा फॉर ₹5,000, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये होता है हमारा काउंटर ऑफर, जब जो हमारी ऑफरी है यानी कि जो जिसको ऑफर मेक किया गया है वो कुछ और कंडीशन पुट फॉरवर्ड कर देता है और उसके बेसिस पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड जनरल ऑफर क्या है, स्पेसिफिक ऑफर क्या है और काउंटर ऑफर क्या है। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द क्वेश्चन आंसर्स। So the first question we have for today is which of the following is required for formation of a valid contract? कि अगर हमें एक valid contract create करना है तो हमें क्या क्या conditions fulfill करनी पड़ेंगी। First one being definite and certain offer and acceptance। ये true है। जब हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था वहां मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था जो ऑफर है या एक्सेप्टेंस है वो हमेशा डेफिनेट और सर्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि जब ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है वो उस पर कोई कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकता। थर्ड इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि जब तक आप अपना ऑफर और एक्सेप्टेंस किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। So D is the correct answer for this question. After this, next question we have, in which case it was laid down that intention to create legal relationship must exist between the parties to the contract। यानी कि जब भी कोई दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं आपस में, उनके बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। Was it stated in the case of Leslie versus Shield, or it was said in the case of Smith versus Smith, or in the case of Steve versus Smith, or D says Belfer versus Belfer? We have already covered this case in today's class, जहां पर हमने बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में पढ़ा था कि जब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जहां पे मैंने आपको सिबलिंग्स वाला एग्जांपल दिया था, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वाला भी एग्जांपल दिया था, वहां से हम समझ सकते हैं कि कई बार दो पार्टीज के बीच की मॉरल ऑब्लिगेशन होती है या कोई सोसाइटल ऑब्लिगेशन होती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते या उसे हम यूं नहीं समझ सकते दैट देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो बेल्फर वर्सेस बेल्फर इज द केस रिलेटेड टू इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप व्हाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? Read the question very carefully, ठीक है। A कहता है ऑफर is defined under section 2A of the Indian Contract Act. Is it correct? Yes. B कहता है acceptance is defined under section 2B of the Indian Contract Act. Absolutely correct. C कहता है agreement is defined under 2C of the Indian Contract Act. Contract D कहता है contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act. So this is also true. So C is the right answer. यानी कि जो C ऑप्शन है it is not correct, क्योंकि agreement कहाँ defined है? Agreement is defined under section 2E of the Indian Contract Act. ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, दिस वे व्हाइल वी आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, आपका जो जितना भी हमने क्लास में चीजें कवर की हैं वो सॉर्ट ऑफ रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस आल्सो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, क्या ये सही है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, यस दिस इज ट्रू। All agreements are contracts? No. Both A and B? No. None of the above? No. So कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? All contracts are agreements. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। पहले अग्रीमेंट बनेगा और अगर वो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इस तरीके से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Only A statement is correct among the following statements. All right. I hope everyone has understood. अगर इस पॉइंट में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, बट डाउट सेक्शन में जरूर पूछ लेना. I'll be clearing your doubts there only. All right. Now with this, let's move further to the next question.
अब ये जो क्वेश्चन है ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन समझ रहे हैं हम कि कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को हम रियल सिचुएशंस पर, रियल लाइफ सिचुएशंस पर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है रवि ओन्स 3 हाउसेस इन दिल्ली, पुणे एंड चंडीगढ़। ही प्रॉमिसेस टू डिलीवर हिज हाउस टू शिवम। अब वो यहाँ पे रवि शिवम को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपना एक हाउस, 1 हाउस, यहाँ पे फॉर मोर क्लैरिटी आई विल राइट डाउन 1 हाउस टू शिवम, ठीक है। विल दिस रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? उसके पास 3 घर हैं, वो शिवम को कहता है मैं तुम्हें एक घर दूंगा, जबकि यहाँ उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा घर देगा, चंडीगढ़ वाला, दिल्ली वाला या पुणे वाला। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, या इससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? सो ए ऑप्शन कहता है यस एज इट इज रवीज चॉइस अल्टीमेटली। नो, ये कोई वी हैव नॉट रेड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। बी नो एज इट एज देयर इज नो सर्टेनिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई सर्टेनिटी नहीं है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू और दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी कहता है नो एज दिस इज एन अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अनलॉफुल तो नहीं है ये किसी भी तरीके से, यहाँ पे कुछ इलीगल एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं है। डी कहता है यस एज देयर इज कंप्लीट सर्टेनिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। नो, कंप्लीट सर्टेनिटी कैसे है? उसने तो मेंशन ही नहीं किया कि वो कौन सा घर सेल कर रहा है अपना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसके ऑफर में सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sham offers to purchase Tanvi's house for rupees 1 crore, but Tanvi offers to sell her house for rupees 1.25 crores. Is the contract formed between Sham and Tanvi? अब शाम ने तानवी को ऑफर किया कि वो उसका घर रुपीज 1 करोड़ में खरीदेगा। दिस वॉज हिज ऑफर, ठीक है। नाउ Tanvi is saying she will sell her house to Sham for rupees 1.25 crores. Now this 1.25 crores, is this acceptance? No. What is this? This is your counter offer. तो ये तो सिर्फ काउंटर ऑफर हुआ, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई। और क्योंकि ऑफर में एक्सेप्टेंस नहीं हुई है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड बिटवीन श्याम एंड तानवी? नो, क्योंकि एक काउंटर ऑफर मेक किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? अगर जो तानवी का ऑफर है वो श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था, या जो ऑफर शाम ने दिया तानवी ने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। अब यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शाम ने तन्वी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहां पर क्या होगा? देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नो। अब इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट योर जनरल ऑफर? जनरल ऑफर के कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। दिस इज ट्रू। जनरल ऑफर हमेशा पब्लिक को मेक किया जाता है। सेकेंड, इट क्रिएट्स बाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जब भी जनरल ऑफर होता है और दूसरी पार्टी उस जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे हमने कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी देखा कि जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस से एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इज द लैंडमार्क केस ऑन जनरल ऑफर। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। इस तरीके से जनरल ऑफर आपका फिर से रिवाइज हो गया कि जनरल ऑफर होता क्या है, कौन सा उसका लैंडमार्क केस है और कब इसमें एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच किया गया है? Is it offer plus acceptance becomes contract? No, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस के मिलने से क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। फिर एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट? नो, क्योंकि एक्सेप्टेंस में और कंसिडरेशन का तो हमने कोई मेल ही नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलता है तो अग्रीमेंट बनता है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट मैच। फिर अग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दिस इज करेक्ट।
फिर प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नो, क्योंकि प्रॉमिस और कंसिडरेशन के मिलने से क्या बनता है? इनके मिलने से अग्रीमेंट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। सो राइट मैच कौन सा है? इट इज योर ऑप्शन सी, कि जब भी एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आफ्टर दिस इज अ बैंक पुट्स इन, यहां पर दिस इज नॉट एन, दिस इज ए। A bank puts an advertisement in the newspaper to sell the property kept with it as security for taking loan. What is the nature of this advertisement? यानी कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया था और लोन लेते वक्त उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी उस बैंक के पास रखी थी। अब जितने समय सीमा के लिए उसने वो लोन लिया था, उस समय सीमा में उसने वो लोन नहीं चुकाया। अब बैंक को तो अपने पैसे वापस चाहिए। अब बैंक क्या है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल देता है कि हम इस घर को सेल कर रहे हैं, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कम एंड बाय दिस। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे? वेदर इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर? नो। जनरल ऑफर? यस। काउंटर ऑफर? नो। नन ऑफ द अबव? नो। सो एडवर्टीजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ योर जनरल ऑफर्स। ठीक है, काउंटर ऑफर क्या होता है? ए ने आपको कुछ और ऑफर किया, बदले में आपने उसको कुछ और कह दिया कि नहीं, मैं 10 रुपए में नहीं 5 रुपए में तुमसे ये चीज खरीदूंगा। दैट इज काउंटर ऑफर। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन हमारे को डेफिनेशन बताता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म की? इज इट सेक्शन 2F, 2G, 2H और 2I? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारी टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2H में डिफाइन की गई है। ऑलराइट, अब आफ्टर दिस वी हैव, देयर आर 2 क्वेश्चंस व्हिच विल बी गिवन टू यू एज योर होमवर्क। इन क्वेश्चंस को समझना है, इसके आंसर आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो पहला क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑफर्स। तो जैसे मैंने आपको जनरल ऑफर का एग्जाम्पल दिया था न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, वैसे ही मुझे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देने हैं इन दी कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं विच विल बी डीम्ड वैलिड एंड दे विल बी टर्म्ड एज द जनरल ऑफर्स। बी है, सेकंड क्वेश्चन है, इज काउंटर ऑफर बाइंडिंग ऑन द पर्सन हु मेड द ओरिजिनल ऑफर? यस एंड व्हाई? कि क्या काउंटर ऑफर दूसरी पार्टी पर जिसने ओरिजिनल ऑफर किया था, क्या वो उस पर बाइंडिंग होता है? इसका भी आंसर मुझे आपको देना है इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव मी रिस्पॉन्स टू दीज क्वेश्चंस, इट अल्टीमेटली मेक्स मी फील मोर मोटिवेटेड कि नेक्स्ट टाइम आई कम मोर प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस। इससे क्या होता है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, आप एप्लीकेशन करते हो कॉन्सेप्ट्स का कि जो आपने आज की क्लास में पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया, और अगर नहीं भी समझ में आया तो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए आप और पढ़ोगे और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उन कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो okay, so that's all about today's class. I hope everyone has understood the concept of contract, कि contract होता क्या है, उसका importance क्या है और वो कैसे हमारी day to day life से जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ हम देखते हैं contract का जो reflection है हमारी life में। उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं वो भी हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसका जो लैंडमार्क केस है वो भी मैंने आपको बताया, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसके भी कुछ असेंशियल कंडीशंस पढ़ी, कौन से सेक्शन में ऑफर और एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है वो भी जाना, और हमारे 3 अलग अलग तरह के ऑफर्स भी पढ़े, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एंड काउंटर ऑफर, और इनके इंस्टेंसेस भी मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है, सो अब ये एक पार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। अगले पार्ट में हम और इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो लेट्स
I'll be waiting for your response for the homework based questions. जो मैंने आपको homework में questions दिए हैं उसके response उसके answers का I'll be waiting for the response of all the students who will watch this video. And apart from that, I'll be upcoming class में I'll be putting up more application based questions. So please be prepared. अगली class का भी कुछ जो concept है जैसे free consent है, consideration है, ये सब चीजें आप पढ़ के आना so that it will be easier for you to relate with the upcoming class. ठीक है? So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all had an amazing time studying the concept of contract law. See you all in the next class. Thank you everyone. Have a great day. Thank you.